नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के ऊपर कि फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, उसके बारे में एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी लिमिटेड आप सभी जानते हैं। तो आईटीसी कंपनी के बारे में हर किसी के मन में एक डाउट था कि आईटीसी कंपनी शायद वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 2017 से लेकर 2021 तक एक ही रेंज के ऊपर काम किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी खुद के जो हायर लेवल था उसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाना स्टार्ट किया। अभी देखिए आईटीसी के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ों को समझिए। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,35,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 26 के आसपास है। आरओसी एंड आरओई दोनों बेस देखने को मिलेगा और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 428 के आसपास है और कंपनी का जो हाई एंड लो प्राइस है 500 से 350 के आसपास देखने को मिले। बाकी कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जीरो है। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग को मन में यही डाउट होगा कि प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोमोटर ना होना इसका कोई इंडिकेशन ये नहीं कि कंपनी खराब है। अगर किसी भी बैंक, बहुत सारे बड़े से बड़े बैंक को आप जाकर देख लेना, जहाँ पे एक भी प्रोमोटर नहीं है, क्या वो कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि प्रोमोटर नहीं है तो क्या हुआ, उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीएस कितना होल्डिंग रखे हैं वो देखना जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है तो वो कंपनी खतरे में है। खतरे में है मतलब उस कंपनी थोड़ा सा रिक्सी जोन में है। बाकी अगर इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग है तो वो कंपनी एक सेफ जोन में जरूर माना जाता है। तो कंपनी का आप देख सकते हैं एफआईएस और डीएस के पास कितना कुल मिलाकर 43+41%, ऑलमोस्ट 84% के आसपास होल्डिंग दोनों के पास देखने को मिल जाएगा। तो बाकी छोटे मोटे क्वांटिटी पब्लिक के पास है, छोटे मोटे जरूर कहूँगा क्योंकि पूरा का पूरा माल तो इंस्टीट्यूशन ही उठा लिया। तो आईटीसी के ऊपर हमेशा मैं बुलिश फील इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। 3,800 से बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिले। बाकी कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे भी अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ पे 12,500 से 18,800 करोड़ तक आपको कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिले। जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी से डरना चाहिए? मुझे नहीं लगता। आप जरूर मुझे कमेंट्स करना चाहिए, कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी का मार्केट शेयर आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग है, सिगरेट को जो बनाते हैं उनमें से 84% यही कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ फ्रूट जूस जिसके ऊपर 9% और आप देख सकते हैं इंस्टेंट जो नूडल्स है जैसे ईपी इसका ब्रांड है उनमें से 23% मार्केट शेयर इसी के पास है। देखिए मैगी के पास भी है इस तरीके से नूडल्स बनाने का, इंस्टेंट नूडल्स। तो मैगी के ऊपर एक बार एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा लगा दिया गया था और पूरा मैगी का बिजनेस बहुत खतरे में आ गया था। फिर भी कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाया, अलग तरीके से पॉलिसीज को चेंज किए और वही मैगी वो बेच रहे हैं। देखिए लोगों के मन में यही होते हैं कि प्रोडक्ट नया आया तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। देखिए कोई भी फास्ट फूड जैसे प्रोडक्ट और पैकेट के में आने वाला प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। देखिए मैं कोई कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार उस प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखा होता है, किसमें कितना डाला गया है, वो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। देखिए फिर भी ये सब लोग कहाँ पे देखते हैं, बाकी हर किसी का अलग अलग है, राय है। अब देख सकते हैं कंपनी नोटबुक जो क्लासमेट इसका प्रोडक्ट है उसमें 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो एक अलग जैसे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथेबल देखने को मिला है। तो इस कारण की वजह से मैं आईटीसी के ऊपर हमेशा बुलिश हूँ। अभी देखिए ये जो रेंज में आपको मार्किंग किया ना, ये रेंज बहुत दिनों से इस रेंज बना था। देखिए 2018 से लेकर 2000 एक्चुअली 17 से लेकर 2021 न 22 तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किया। फाइनली इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया, जो एक कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया था, इसको रिटेस्ट किया, फिर से वो नीचे आए। तो देखिए इसी तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं।
तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है वो 590 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से टारगेट अगर अचीव हुआ तो 63% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 20,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का करंट प्राइस 220 और कंपनी का पी रेशियो 22 के आसपास है। कंपनी का आर ओ सी आर ई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। और तो आर्कन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं और ये एक पीसी कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं। और रेलवे सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। तो रेलवेज एंड हाईवेज के ऊपर कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा काम है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे रेलवेज हाईवेज एटसेट्रा के ऊपर कंपनी काम करते हैं। बेसिकली मैं बिजनेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर दूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। जैसे देखिए कंपनी का रेलवेज के ऊपर प्रोजेक्ट है 90% और हाईवेज के ऊपर प्रोजेक्ट है करीबन 8% और बाकी 1.6% का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्डिंग के ऊपर है। तो बेसिकली इंडिया में ही कंपनी का पूरा बिजनेस चल रहा है 97% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में करीबन 3% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आदर्श के ऊपर 100%, इंडियस के ऊपर 93% और बाकी देखिए आदर्श के ऊपर 6.6% के आसपास टोटल ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है कंपनीज के ऊपर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उस बेसिस में क्या कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं पूरा सेल्स को आपके साथ यहाँ पे फिगर आउट करूँ तो हर क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स धीरे धीरे करते धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 100 करोड़ से 136 करोड़ बना, 190 करोड़ बना और 245 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले है एज ए इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बेसिकली एफआईएस ज़्यादा माल खरीदारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट कंपनी में एफआईएस के माध्यम से अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी कंपनीज की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर क्या बना था, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। और देखिए कफ विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। आपको देखकर लग रहा होगा कि उतना बड़ा टारगेट नहीं है, ऑब्वियसली 25% के आसपास टारगेट था। एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। अभी देखिए टारगेट अचीव होने के बाद एक रेंज बना था। मैंने आपको ये बताया कि जब भी इस तरीके से रेंज बने तो आपको दो तरीके से सिनेरियो को याद करना होगा। पहले देखिए अगर डाउन साइड में वो ट्रेड करता रहे तो सोचिए वो डाउनफॉल में जाएगा। अगर डाउन साइड से वो सपोर्ट लेवल को टच करके वो वापस आए तो फिर से वो अप 10 में जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस जगह पे मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। मैं कब ट्रेड लूंगा, यहाँ पे अगर इस पैटर्न्स को फॉलो करके कोई कप बने, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने तो यहाँ पे कुछ डिसीजन में जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर बहुत सारा कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि सर एचडीएफसी बैंक के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि सारे कंपनीज भागते चले जा रहे हैं। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर भाग नहीं रहा है, फिर भी आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ टाइम हाई कर रहा है, पीएसयू सारे बैंक हाई कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंक होने के नाते भी इसमें ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स उतना ग्रोथ नहीं करते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। जैसे आईटीसी के ऊपर क्या हुआ, मैं पहले आपको अभी दिखा चुका हूँ कि एटलीस्ट 2017 से लेकर 2022 तक एटलीस्ट कितने साल गया, 5 साल। 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। जितने सारे लोग 2017 में बाई किए थे तो उसको तो लॉसेस झेलना पड़ा। तो आज भी वो टिके हुए हैं तो आज उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है एचडीएफसी बैंक भी इंडिया के सबसे बेस्ट बैंक है और इस कंपनी के ऊपर भी एक टाइम आएगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए गुड टाइम टू एंट्री रिलायंस, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इंडिगो लाइक एचडीएफसी, उसके साथ साथ मतलब एचडीएफसी बैंक 8 to 10 ईयर्स एगो, मतलब आप देख सकते हैं जो हेमंत जैन जी है उन्होंने खुद यहाँ पे एक अपडेट दिया कि अपकम टाइम्स में रिलायंस और
उसके साथ-साथ एचडीएफसी बैंक, उसके साथ-साथ इंटर ग्लोबल मतलब इंडिगो, ये तीनों कंपनी के एक हाई लेवल में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैंने एक ट्रेड ऑब्वियसली यहाँ पे लिया हुआ हूँ। वो ट्रेड किस तरीके से बना, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बार लाइफ टाइम हाई से कंपनी का 20% करेक्शन हुआ। जब कोई कंपनी के बेस्ट कंपनी में और निफ्टी 50 के सबसे बड़े कंपनी के ऊपर जब 20% के आसपास करेक्शन होता है, तब मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस जगह पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया और उसके साथ-साथ एक ट्रेडिंग बेसिस में देखा जाए इस चीज़ों को देखना, यहाँ पे देखिए आरएसआई जब 30 के नीचे आया था, तब मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दिया और यहाँ पे देख सकते हैं 200 डेज़ ईएमए के नीचे भी आया था। तब इस जगह पे एक एंटी बना था क्योंकि आरएसआई के पैटर्न्स के हिसाब से जब आरएसआई 30 के नीचे जाएगा और उसके साथ-साथ 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बने, तो वहाँ पे एक एंटी बनेगा और टारगेट कहाँ तक होगा? जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एंटी बना था इसी तरीके से और टारगेट इस आरएसआई 70 के ऊपर जब गया, तब टारगेट बना। उसी तरीके से टारगेट यहाँ पे आरएसआई जब 70 के ऊपर जाएगा तब टारगेट बनेगा। तो आप कहेंगे सर जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जिस तरीके से आरएसआई का लाइन जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे एंट्री बना है वहाँ पे ही टारगेट हो जाएगा। तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। देखिए कुछ लॉसेस भी तो नहीं होगा ना। तो पहले देखिए ऐसे सोचकर अगर पिछले एंट्री अगर नहीं लिए होते तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने ये सोचकर ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट हो, कोई लॉसेस हो। मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज़ को, रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। सारी चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए होते हैं। तो सारी चीज़ों को सीख कर, समझ कर आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।